हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये PT 365 की क्लास है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और ये आपकी चौथी क्लास है जिसमें मैं आपको 2 यूनिट आज कंप्लीट कराऊंगा। इसमें है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स और इम्पॉर्टेंट जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस खबरों में रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से सवाल प्रीवियस ईयर में बने हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। आप देखिएगा इसको, क्लास को, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पहला टॉपिक है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट्स। ठीक है, तो देश में आपको पता होगा, ये मैंने टॉपिक कई बार पढ़ा दिया है, इसी विजन IAS के मैगजीन्स में भी और PT में भी पढ़ाया है कि देश में 3 नए आपराधिक कानून जो हैं वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। इसको IPC 1860 की जगह लागू किया गया है। जो क्रिमिनल मामले होंगे उस पर सबसे प्रमुख कानून यही है, तो आपको ध्यान देना इसमें। इसकी पृष्ठभूमि बताया है कि पहले 1860 से पहले क्या था, फिर इसमें तमाम नियम थे, फिर इसको उतना याद रखना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। थॉमस बैबिंगटन के अधीन जो है वो क्या हुआ था, दंड संहिता का मसौदा तैयार हुआ था। फिर 1857 का विद्रोह का प्रभाव पड़ा कि फिर IPC बनी 1860 में। फिर इसके बाद IPC 1860 में लागू हुई तो बहुत सारी रिपोर्ट आई थी जिसमें संशोधन की सिफारिश की गई थी। अंततः जो है ये आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 आया, जिसके प्रमुख प्रावधान क्या है कि छोटे मोटे जो अपराध अगर किए रहेंगे आप, तो उसमें दंड के रूप में, यानी नहीं कि आपको जेल होगी या फिर आपको आर्थिक जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि उसके जगह पे कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान पहली बार किया गया है। 16 से 18 वर्ष की जो अगर आयु की कोई महिला है तो उसे जो सामूहिक बलात्कार के कृत्य को क्या होगा, वो नाबालिग माना जाएगा। नाबालिग से बलात्कार का कृत्य मान करके जो है उसके ऊपर जो है आपके मुकदमा चलेगा और सजा होगी। ठीक है, किसी भी महिला के साथ जो यौन संबंध बना रहा है उसको झूठे वादे करके तो अपराध माना गया इसमें। IPC की जो धारा है राजद्रोह 124A, उसके प्रावधान को यहाँ पे हटा लिया गया है। बहुत दिन से इसकी सिफारिश चल रही थी और बहुत बार इसको जो है ये मुद्दों में रहा था कि राजद्रोह की धारा को हटाया जाएगा, नहीं तो इसको हटा लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसके बजाय जो है दंड का प्रावधान करता है कि अगर क्या है, आप देखो तो अलगाववादी गतिविधि अगर कोई कर रहे हो, सशस्त्र विद्रोह कर रहे हो, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हो, तो फिर आपके ऊपर जो है ये दंड मिलेगा। ठीक है, अलगाववादी गतिविधियों को, भावनाओं को भी प्रोत्साहित करना है, ये भी जानना है। और भारत की जो सॉवरनिटी है, जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको इंटीग्रिटी खतरे में डालने वाली चीज़ें होंगी, वो भी आपको जो है इस पर दंड मिलेगा। संगठित अपराध को किस प्रकार से परिभाषित करती है, डिफाइन करती है, तो कोई अपहरण कर रहे हो आप, जबरन वसूली कर रहे हो, साइबर अपराध कर रहे हो, तो ये सब ध्यान देना, संगठित अपराध में श्रेणी में साइबर अपराध आएंगे, ये चीज़ को आपको नोट करना है। ठीक है, हत्या के मामले में आप जानते हो मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना। गंभीर चोट होता है उसके मामले में 7 वर्ष तक कारावास या जुर्माना होता है। ठीक है, ये चीज़ें। अब आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है उससे CRPC 1973 को प्रतिस्थापित किया गया है। CRPC जो है इसमें भारतीय जो दंड संहिता IPC है 1860 में, उसमें कई सारे जो अपराधी थे, अपराध हैं, उसके लिए अरेस्ट करना, प्रोसिक्यूशन करना और जो बेल देना, बेल की प्रक्रिया क्या है, तो बेल की प्रक्रिया मैंने पहली क्लास में ही पढ़ाई थी। ठीक है, कौन कौन सी बेल होती हैं, 4 प्रकार की, एंटीसिपेटरी बेल और तमाम जो बेल्स थी उसके बारे में मैंने समझाया था, तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना। ठीक है, इसकी भी पृष्ठभूमि जान लो। 1861 में इसको सबसे पहले अधिनियमित किया गया था, फिर कई बार संशोधन हुआ, फिर विधि आयोग ने जो है 41वें रिपोर्ट में CRPC का जो है इसको संशोधन करने की सिफारिश की थी, तो 1973 में CRPC बना था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में सवाल यहाँ से नहीं बनते हैं। ठीक है, बनेंगे भी नहीं उतना, जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लो, बाकी चीज़ें हटा दो। इसका प्रावधान क्या है कि विचाराधीन कैदियों की हिरासत, पहली बार अगर कोई अपराध कर रहा हो तो व्यक्ति में, तो सबके लिए क्या होगा, अधिकतम जो कारावास की अवधि होगी, तो 1/3 अवधि, मान लो 10 वर्ष है तो उसका 1/3, मान लो 1/3 अवधि अगर उसने काट दिया है जेल में, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये मैंने बेल वाले प्रोसेस में बताया था आपको। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है उसके अपराध के दौर के लिए जो है, सुनवाई के दौरान अपराध के लिए कारावास की जो अधिकतम अवधि है, आधा से हिस्सा अधिक बिता दिया है, तो उसे जमानत मिल जाती है। ठीक है, मान लो 10 साल की सज़ा है, 5 साल जो है सुनवाई के दौरान ही बिता लिए, तो उसको जमानत मिल जाएगी। ठीक है, ये बातें हैं। यह प्रावधान किस पे लागू नहीं होता, तो ध्यान दो, मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा अगर किसी कोई अपराध पाया है कि अपराध के लिए, उस पर लागू नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ एक से अधिक जो मुकदमे लंबित हों, अपराध लंबित हों, तो उसके खिलाफ। बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात यह भी है कि मेडिकल जांच, तो कोई भी पुलिस जो अधिकारी होगी वो विशेष मामले से बलात्कार का आरोपी है, उसके मेडिकल जांच की अनुरोध कर सकता है। फॉरेंसिक जांच क्या है, ये सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को जो है कंपलसरी बनाती है। इसके लिए 7 साल के जो सजा का प्रावधान होगा, जिस कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, वैसे अपराधों में फॉरेंसिक जांच जो है वो कंपलसरी इसमें बनाई गई है।
हस्ताक्षर और उंगलियों की जो फिंगरप्रिंट है तो वो भी ध्यान देना है, उसका एकत्रित करने का ये अनुमति देती है। और समय सीमा निर्धारित कर दी कि आप कार्रवाई को जो है 60 दिन या 90 दिन या उसके अंदर जो है आप जो है इस चार्जशीट फाइल करो। ठीक है, तमाम चीज़ें हैं, उसके लिए ये समय सीमा निर्धारण करती है CRPC एक्ट में। अब आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो तीसरा वाला अधिनियम है साक्ष्य अधिनियम। तो ये ध्यान देना आपको, इसको 1872 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उससे उसको रिप्लेस किया गया है। सभी दीवानी, सिविल, फौजदारी कार्रवाई में जो भारतीय न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता का नियम है वो इसी एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इसका क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था कि जो साक्ष्य संबंधित कानून है उसको समेकित करके एक जो है एक एक्ट बनाया जाए। तो फिर 2023 में जो मुख्य प्रावधान थे इसमें बताया गया है कि जो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो रिकॉर्ड होगा उसका प्रभाव इफेक्ट कानूनी कागजी जो रिकॉर्ड होता है उसके साथ ही होगा। जैसे समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो बहुत सारे एविडेंस क्या होते हैं कि वीडियो में होते हैं, फ़ोटो में होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक तौर पे होते हैं। तो न्यायालय में क्या था पहले कि पहले कागजी जो साक्ष्य होते थे उसी को माना जाता था, लेकिन अब जो है इसमें जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी उसके समान कागजी रिकॉर्ड के समान जो है माना जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है कि मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत क्या होता है कि जांच के दौरान अगर कोई तथ्य जो फैक्ट है उसमें गवाहों के द्वारा न्यायालय के समक्ष अगर कोई बयान दिया जाएगा तो उसको मौखिक साक्ष्य माना जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दी गई सूचना को भी मौखिक साक्ष्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना आपको। ज्वाइंट ट्रायल की बात की गई है। अगर मान लो कि कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, ठीक, उसमें एक आरोपी फरार हो गया और या वारंट उसको इशू हुआ गिरफ्तारी का, उसका जवाब नहीं दे रहा है, तो बाकी लोग ये नहीं कि पहले की तरह की जो मतलब एक अभियुक्त नहीं है तो गवाही नहीं होगी तो फिर साक्ष्य नहीं है तो उसको मतलब बरी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार जो एक व्यक्ति होगा बाकी व्यक्तियों का मुकदमा चलेगा। ठीक है, एक बात ध्यान दो, अगर एक आरोपी द्वारा कबूलनामा हो जाता है सुनवाई में ज्वाइंट ट्रायल में तो दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या मतलब उसको साबित करता है, तो दोनों के खिलाफ कबूलनामा मान लिया जाएगा। ये पहले चीज़ें ये नहीं थी, ये चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, एक बात ये चीज़ें। अब आते हो आप नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको हालांकि मैंने पढ़ाया भी है। भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। 2-3 बार ये चीज़ें आ चुकी होती हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें एक बार सामने से गुजरी हुई हैं। तो करता क्या है ना, ये वाला जो एक्ट है वो जो पर्सनल डिजिटल डेटा है उसकी प्रोसेसिंग को रेगुलेट करता है। ठीक, उसकी प्रोसेसिंग को। अब इसमें क्या होगा, किसी भी पर्सन का जो पर्सनल डेटा है उसके संरक्षण करने का अधिकार इस वाले एक्ट में सुनिश्चित किया गया है। करता क्या है, प्रावधान क्या है, तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा फिड्यूजरीज होंगे जो डेटा कलेक्ट करते हैं या उसके लिए जो संस्थाएं होती हैं उस पर कुछ क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक, डेटा प्रिंसिपल यानी कि जो डेटा का मालिक है यानी मेरा डेटा है तो मैं जो उसके अधिकार और कर्तव्य भी निर्धारित करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगर इसका उल्लंघन होगा तो उसके लिए फाइनेंशियली जो है कुछ दंड का भी ये प्रावधान करता है एक्ट। सीधी बात है, जब एक्ट होगा तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही। ठीक, तो किस पे लागू होगा, तो भारत में जो डिजिटल पर्सनल डेटा की जो प्रोसेसिंग होंगे उस पर लागू होगा। कोई डेटा अगर ऑनलाइन रूप से एकत्रित कर दिया गया हो, किसी व्यक्ति का फ़ोटो, नाम, पता वगैरह, या कोई डेटा ऑफलाइन कलेक्ट किया गया हो और फिर उसको ऑनलाइन डिजिटलीकृत कर दिया गया हो। ठीक, भारत के बाहर अगर कोई डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है वो भी लागू होगा, क्योंकि अगर वो भारत में सेवाओं और वस्तुओं सेवाओं का जो है उपलब्ध कराता है तो उस डेटा का इस्तेमाल करके तो उस पर लागू होगा। ठीक, ये चीज़ें। अच्छा, एक बात और भी आपको ध्यान देना है कि इस किस पे लागू नहीं होगा, तो कोई भी पर्सनल यूज के लिए जो प्रोसेस डेटा होगा उस पर लागू नहीं होगा। अच्छा, पर्सनल डेटा जिससे क्या होगा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, खुद जो अपना डेटा उपलब्ध कराता है तो उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना। मान लो कि मैं हूँ और मेरे डेटा खुद ही उपलब्ध करा रहा हूँ तो मेरे पे ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक, कंसेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो डेटा प्रिंसिपल द्वारा अगर कंसेंट दे दी गई है तो पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन क्या, वैलिड रीज़न के लिए। मान लो कि मैंने अपना फ़ोटो जो है अपलोड कराया, मेरे कंपनी आई, उसने मेरे फ़ोटो और डेटा वो सब तमाम चीज़ों को ले ली, वैलिड रीज़न के लिए जो डिस्क के लिए ले गई है उसी के लिए वो प्रोसेस कर सकती है। इनवैलिड रीज़न पे जो है फिर मेरा क्या होगा, वही मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आपका जो है जुडिशरी वाले में बताया था कि जो है कि आपको पर्सनल डेटा या डिजिटल डेटा को जो है संरक्षण का अधिकार भी मिला है। किसके तहत, सादा आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना। तो अब आता है कि ऐसे मामले, ठीक है, जिसमें सरकार की ओर से कोई सेवा प्रदान की गई हो, चिकित्सा आपात जैसी, तो उसके लिए जो है कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात है, तो अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, बालक है,
तो या कानूनी संरक्षक होगा या माता पिता होंगे तो उनकी सहमति ली जाएगी। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को ध्यान दो। इसी एक्ट के थ्रू जो है केंद्र सरकार द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया। करेगा क्या कि जो भी नियम बने हैं उसका जो है अनुपालन करेगा, निगरानी करेगा, उल्लंघन होगा तो जुर्माना लगाएगा। फिर डेटा उल्लंघन की स्थिति में क्या करेगा, जो डेटा फिडुइजरीज होंगी जो कलेक्ट करेंगी उनको डायरेक्शंस देगा। ठीक, कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हो गया है डेटा उल्लंघन से तो उसकी शिकायतों की सुनवाई करेगा। सदस्यों को 2 वर्ष के लिए नियुक्त होगा और पुनर्नियुक्ति प्राप्त की जाएंगे। उसकी अपील कहाँ पे होगी, तो TD सैट में होगी, या कहाँ पे, दूरसंचार विवाद निपटान अपीली प्राधिकरण जो ट्रिब्यूनल होगा उसमें अपील होगी इसके निर्णय के खिलाफ। ठीक है, इस बोर्ड के निर्णय के खिलाफ। अच्छा, अब आता है कि राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल। तो व्यक्तिगत अधिकार होंगे, क्या क्या होगा, ये चीज़ ध्यान दो। अगर मान लो कर्तव्यों का उल्लंघन होगा तो डेटा प्रिंसिपल जो है उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये सब चीज़ें हैं। ठीक, अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। डेटा फिडुइजरीज के क्या जो दायित्व हैं, तो सवाल यहाँ से नहीं पूछेगा। एक चीज़ है, देखो, इम्पॉर्टेंट डेटा फिडुइजरीज यानी केंद्र सरकार जो है किसी भी डेटा फिडुइजरीज को इम्पॉर्टेंट डेटा फिडुइजरीज घोषित कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो अगर मान लो कोई ऐसा फिडुइजरीज है, कोई ऐसी संस्था है जो बड़े पैमाने पर डेटा को कलेक्ट करती है, ठीक, संवेदनशील पर्सनल डेटा को कलेक्ट करती है, अगर उसका नुकसान होगा तो उसके डेटा प्रिंसिपल को नुकसान होने का जोखिम है, इससे भारत की संप्रभुता अखंडता पे कोई खतरा उत्पन्न हो, स्टेट की सिक्योरिटी पे या चुनावी लोकतंत्र पे, तो उसको जो है इंपॉर्टेंट डेटा फिडुइजरीज जो है कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके पास क्या होगा कि डेटा सुरक्षा का अधिकारी और एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर को नियुक्त करने का, उसका असेसमेंट का करने का कुछ दायित्व भी होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको रखा हूँ UIDAI, ठीक है, जो आधार कार्ड बनाती है। बड़ी मात्रा में लोगों के पास क्या किया है, सबका पर्सनल डेटा लिया है, आइरिस स्कैन से लेकर फिंगरप्रिंट से लेकर नाम से लेकर डिजिटल तमाम चीज़ों के लिए। तो सरकार क्या कर सकती है, इसको इंपॉर्टेंट डेटा फिडुइजरीज घोषित कर सकती है, ताकि जो है इससे क्या होगा कि इसकी हानि ना हो। इस मतलब इसको जो है इस कुछ स्पेशल प्रोविजंस होंगे जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें बस कही गई हैं। इसके तहत छूट भी दिया गया है, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, छूट की दिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताया गया, तो इसमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, भारत के बाहर अगर डेटा पर्सनल डेटा का अगर ट्रांसफ़र हो है तो ये ध्यान देना कि सरकार द्वारा अगर कोई प्रतिबंधित देश होगा, ठीक है, तो उसको छोड़कर भारत के बाहर पर्सनल डेटा का ट्रांसफ़र की अनुमति देता भी है। पेनाल्टी क्या लगाता है, तो ध्यान दो, बच्चों से अगर दायित्व नहीं पूरा किया गया बच्चों संबंधित तो 200 करोड़ का जुर्माना लगेगा। डेटा उल्लंघन नहीं करने का अगर कोई उपाय नहीं किए तो 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आता है लोक परीक्षा नियम जो है अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। ये नियम है और इसके पहले एक्ट भी आ चुका है। यहाँ ध्यान देना है, सुर्खियों में क्यों रहा है, ये केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसको नोटिफाई किया है। ठीक है, ये नियम जो है वो लोक परीक्षा अधिनियम के तहत नोटिफाई किए गए हैं, 2024 से लागू हो गए हैं। एक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये इसके पहले क्या हुआ था, लोक परीक्षा अधिनियम आया था, उसी के थ्रू जो है ये नियम को किसने जो है लागू किया है, नोटिफाई किया है, तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय लागू जिसको नोटिफाई किया है, और ये लागू हो गए 2024 से। इसके मुख्य नियम पर एक नज़र आप डाल लो कि अगर कोई लोक परीक्षा पब्लिक जो एग्ज़ाम्स हैं उसका अगर संचालन हो रहा है तो उसमें अगर कोई भी अनुचित साधन का उपयोग होगा तो अपराध माना जाएगा, या अपराध का प्रथम दृष्टया मामला आता है तो जो परीक्षा केंद्र का जो प्रभारी होगा वो FIR करा सकता है। अगर मान लो कोई जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है या मैनेजमेंट है या जो निदेशक मंडल है उसकी लिप्तता है तो एक जो है लोक परीक्षा प्राधिकरण क्या करेगी, एक कमेटी बनाएगी। ठीक है, तो कमेटी बनाएगी और वो रिपोर्ट क्या करेगा, वो क्षेत्राधिकारी जो है होगा वो उस पर रिपोर्ट करेगा या फिर उसी प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। तो जो रिपोर्ट बनेगी उसी पे ये कार्रवाई करने की पूरी नियम्स बनाए गए। इंपॉर्टेंट बात है एक्ट को पढ़ना, ये चीज़ ध्यान दो। यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि जो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 है वो क्या बोलता है कि एग्ज़ाम पेपर में, मतलब जो एग्जामिनेशन पेपर है या आंसर की है उसकी वहाँ तक अगर कोई अनऑफिशियली पहुँच हो जाती है, डेटा उससे लीक होता है, या फिर लोग परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी की सहायता करना हो, कंप्यूटर नेटवर्क के संसाधनों से छेड़छाड़ करना हो, फर्जी एग्ज़ाम्स कराना हो, तमाम चीज़ों में क्या होगा, ये FIR होंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो अनुचित साधनों का अगर कोई सहारा ले रहा है, कोई चीट वगैरह करके चीटिंग कर रहा है या फिर तमाम चीज़ों के जो है उस तरह से जो दिक्कतें आती हैं एग्ज़ाम्स के दौरान, जो तमाम नकलची लोग प्रक्रियाएं अपनाते हैं, उसी की बात ये कर रहा है, तो उसे 3 साल की कैद होगी जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। मान लो जो संगठित अपराध करने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या किसी व्यक्ति समूह के लिए दंड जो है वो कितना है, वो 1 करोड़ रुपए तक का है। ठीक है,
परीक्षा जो पूरी टोटल आयोजित की गई है, मान लो उसके खर्च सरकार को 75 करोड़ आया है, तो पूरा वसूल किया जाएगा उसी से, ठीक है। और ये जो अपराध होंगे क्या होंगे, तो ध्यान देना आपको, नॉन कॉम्पाउंडेबल होंगे, गैर जमानती होंगे और संज्ञेय भी होंगे, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये बात आपको ध्यान दो, पब्लिक एग्जाम्स क्या होता है, तो कोई भी परीक्षा हो जो लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित हो, ठीक है, या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी जो अधिकरण है उसके द्वारा अगर आयोजित परीक्षा है, उसी को लोक परीक्षा के सूची में माना जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, दूरसंचार एक्ट 2023। तो इसके प्रावधान जो है 2023 वाला जो एक्ट था, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, उसके बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो लागू हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। तो आप समझते हो कि दूरसंचार क्षेत्र जब से विकसित हुआ है, तब से लेकर के अब तक जो है तकनीक में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। अब जब चेंजेस आए हैं तो ध्यान देना, 1885 में क्या बना था, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट बना था, ठीक है। फिर इसके बाद 1933 में भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट बना था। तकनीक चेंज हुई, तमाम ज़रूरतें आई और बहुत सारी कमेटीज़ ने रिकमेंड किया, बहुत सारे जो ज़रूरतें महसूस हुई कि नहीं ये लूप होल्स है कानून में। तो ऐसे में इन्हीं सभी जो एक्ट थे उसको निरस्त करते हुए सरकार ने दूरसंचार एक्ट 2023 को बनाया, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका, कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, नेटवर्क है, उसका विकास किया जाए, उसका विस्तार किया जाए और जो संचालन हो रहा है उसके कानून में संशोधन किया जाए, ताकि जो है इंक्लूसिव तरीके से, सिक्योर तरीके से उसका विकास, जवाबदेही, ये तमाम चीज़ों पे जो है, इन सिद्धांतों पे हम लोग काम कर सकें। तो इसकी विशेषताएं आप ध्यान दो, दूरसंचार अधिनियम 2023 की क्या विशेषताएं हैं। तो स्पेक्ट्रम का आवंटन, इस आवंटन कैसे होगा, तो नीलामी के माध्यम से होगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो दूरसंचार सेवाओं के लिए जरूरी होता है, ठीक। और प्रशासनिक आधार पर आवंटन होगा, ठीक है। उद्देश्य आप जानते होंगे, तमाम ये उपग्रह, परिवहन, मौसम, आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह के लिए जो स्पेक्ट्रम्स होती हैं, ठीक है। प्रशासनिक आवंटन होगा, वैश्विक मानदंड जो होंगे इसी के आधार पे। राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, तो ये ध्यान दो आप, ये राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क होता क्या है कि जो पब्लिक या जो निजी संपत्ति है उसके इस्तेमाल की सुविधा होगी। इसको कैसे होगी, तो जो व्यक्ति जो टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं वे क्या कर सकती हैं, राइट ऑफ वे की मांग कर सकती हैं, ठीक है। किसी भी संपत्ति पर जो सार्वजनिक या प्राइवेट होगा उसका इस्तेमाल करने की सुविधा इसको मिलती है। अच्छा, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा क्या होगी, तो ये ध्यान दो, केंद्र सरकार क्या करेगी कि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अनेक सारे उपाय कर सकती है। इसमें डिजिटल भारत निधि जो है, अब जो है ध्यान देना इसमें कि जो यूनिवर्सल सेवा दायित्व निधि है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक, इसका दायरा बढ़ाया गया है। अब यह डिजिटल भारत निधि में बन जाएगी, डिजिटल भारत निधि इसका नाम होगा। तो ये स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। इसका निधि का जो इस्तेमाल, ये फंड होगा, कहाँ पे होगा, तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें रिसर्च के लिए और उसका डेवलप करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरसेप्शंस और तलाशी का अधिकार होगा। कुछ मान लो कि जो आधार होंगे, निश्चित आधार कौन से हो सकते हैं, तो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, अपराध, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, रोकने के लिए जो मैसेजेज होंगे उसको इंटरसेप्ट करना, मॉनिटर करना, ब्लॉक करना, इन सारी चीज़ों को किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान देना। दूरसंचार से संबंधित जो गतिविधि होगी उसके लिए अनुमति देना। तो नई दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने के लिए, उसका रखरखाव, संचालन, विस्तार वगैरह के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति आवश्यक होगी। हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, स्टेटमेंट में आपसे सवाल यूपीएससी पूछ सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में ओटीटी का रेगुलेशन शामिल है। ओटीटी का रेगुलेशन इस एक्ट में नहीं है, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म का रेगुलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। यहाँ आता है इंटरनेट शटडाउन्स। सुर्खियों में क्यों रहा कि सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर का डेटा आया कि 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन मामले दर्ज किए थे, जो 8 वर्षों में सबसे कम है। इंटरनेट शटडाउन होता क्या है, पहले ये समझ लो, ये मेंस में भी आपको जरूरी होता है। इंटरनेट शटडाउन क्या होता है कि कोई मान लो स्थान है ए, ठीक है, वाराणसी, बी इलाहाबाद, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये बीच में प्रयागराज, इसी बीच में मान लो कि कहीं दंगा फसाद हो गया, ठीक है, या फिर मतलब तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो इंटरनेट शटडाउन क्या होता है, किसी विशिष्ट आबादी को, स्थान को, एक्सेस को, जो इंटरनेट सर्विस है उसको जानबूझकर प्रावधान दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके प्रावधान मान लो, इसके कारण क्या हो सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, सामाजिक अशांति होना, धोखाधड़ी को रोकना, सुरक्षा
तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, सब चीज़ों पे लोक व्यवस्था। इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रोविजंस क्या है? तो भारतीय टेलीग्राफ एक्ट है 1885, इसी के तहत जो अधिसूचित नोटिफाई जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, इसका अस्थायी निलंबन होता है। क्या होता है? अस्थायी, टेम्परोरी तौर पे, ठीक है। किस नियम के थ्रू? तो अस्थायी निलंबन नियम है 2017, सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम, इसके थ्रू होता है, ठीक है। नियम क्या करते हैं कि पब्लिक इमरजेंसी अगर लगी रहेगी, इसके आधार पर एक बार में 15 दिनों तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को टेम्परोरी बंद कर सकते हैं, की अनुमति देता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अच्छा, इसका जो आदेश होगा कौन जारी करेगा? तो केंद्र या राज्य का जो है वो गृह सचिव जारी करता है, ठीक है। अच्छा, इसके तहत क्या करती है कि ये आदेशों की समीक्षा कौन करती है? तो ध्यान देना, केंद्रीय स्तर पे कैबिनेट सचिव या राज्य स्तर पे जो है चीफ सेक्रेटरी जो होता है, उसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति होती है, वो इसकी समीक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट का इसका निर्णय आया था, किसका? इंटरनेट पे ही अनुराधा भसीन बनाम भारत संवाद 2020 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, और मेंस में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी एक केस बन जाता है। आप इसको लिखना जो है, अगर क्वेश्चंस आएगा तो ज़रूर आप लिखोगे इससे रिलेटेड, इंटरनेट शटडाउन या फिर इंटरनेट का एक्सेस वगैरह पे। तो 2020 में फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इंटरनेट पर वाक अभिव्यक्ति जो होती है वो भी संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का जो है वो क्या है? अंग है, ठीक। और कोई भी बैन जब लग रहा हो तो 19 का क्लॉज 2 जो है उसका प्रावधान है, उससे मेल नहीं होगा तो फिर वो क्या है? अनुचित माना जाएगा, यानी उससे मेल खाना चाहिए, ठीक है। ये बातें ध्यान दो। और इसके बाद निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए थे कि केवल अल्पकालीन के लिए ही इसको निलंबित किया जाएगा, इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ आपको स्टेटमेंट में यूपीएससी बना के दे सकता है कि इंटरनेट सर्विसेज को जो है टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर सकते हैं, तो नहीं, ये बात ध्यान देना, टेम्पोररी केवल कर सकते हैं, अल्प अवधि के लिए। मैक्सिमम जो है रूल क्या बोलता है? 15 दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद समीक्षा होती है। तो निलंबित नियमों के तहत अगर कोई भी होगा तो वो केवल अनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप होगा, जितनी अनुपात में ज़रूरत है उतनी ही अनुपात में शटडाउन होना चाहिए। ये जो थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो आपको ध्यान देना। अच्छा, अब आता है जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसको निलंबित करने वाला कोई भी जो आदेश होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन होता है, ठीक है। ये बात भी आपको नोट करनी है। अब आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो खबर में क्यों रहा है ये? सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, ये आयोग है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, 2007 में फैसला दिया था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या बोला था जो फैसले में कि आयोग बोला था 2007 में कि वकीलों द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दायरे में आती हैं। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर इसके बाद 1986 को 2019 में संशोधन किया गया था। हम लोग समझते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब ये बार बार सवाल धोखाधड़ी का हो रहा था, उपभोक्ताओं के हितों की उठ रही थी, तो सरकार ने 1986 में उपभोक्ताओं के जो हित थे उसको सिक्योर करने के लिए, उपभोक्ता के विवादों को निपटाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना के लिए से पारित किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके स्थान पे जो है समय बदला, ज़रूरतें आईं, नई आईं, उसमें बहुत सारे प्रावधान जो है वो अप्रासंगिक हो गए। तो फिर क्या हुआ कि 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फिर से पारित किया गया, ठीक है। ये ध्यान देना, उसमें संशोधन किया गया। इसकी विशेषता क्या है कि उपभोक्ता की परिभाषा को विस्तार कर दिया। अब इसमें विस्तार करके क्या लाया कि जो ऑनलाइन सामान खरीद रहा है, अब तो भाई जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो वो ऑनलाइन वाली सर्विसेज इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें वो व्यक्ति शामिल नहीं जो ऐसे सामान को फिर से बेचना या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त करता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो सामान क्या खरीद रहा है, मान लो ये सामान खरीद रहा है, ठीक है, ऑनलाइन, या फिर मान लो सामान खरीद रहा है, अगर वो फिर से बेचने के लिए खरीद रहा है तो फिर इसमें शामिल नहीं होगा, या पर जो कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। ये बात को ध्यान देना। अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की जो स्थापना है वो एक एडवाइजरी जो है काउंसिल के रूप में की गई थी, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री जो केंद्र सरकार का होगा वो होगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बना, स्थापना बनी, ठीक है, जो क्या करेगी, उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और सिक्योर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इसमें एक मुख्य आयुक्त और निर्धारित संख्या में क्या होंगे, अन्य जो है वो आयुक्त होंगे, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा, ठीक है। इसी के अधीन में जो है महानिदेशक जो होगा, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जांच करने के लिए, जिसका काम करना रहेगा जांच करना सिर्फ,
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। अब बता बेहतर तरीके से विवाद निपटान की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ताकि जो है एडीआर की बात हम जो पहले क्लास में आपको पढ़ाई थी, मध्यस्थता मीडिएशन की बात करके, ये जल्दी से हम जो है विवाद निपटान कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंज्यूमर मेडिएशन सेल भी बनाया गया है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है ये बनाएगी। ठीक, अच्छा, भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड वगैरह की बात की गई है। यहाँ पे दोबारा अपराध करेंगे तो 50 लाख की जो है दंड वगैरह की जाएगी। ठीक है, ये बात है। अब आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है, उसके तहत 6 प्रकार के उपभोक्ता अधिकार हैं। कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार है, सूचित होने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, शिकायत निवारण का अधिकार है, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार है। तो ये 6 अधिकार जरूरी हैं। ठीक है, यहीं पे इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि केंद्रीय उपभोक्ता जो संरक्षण प्राधिकरण है, इसने गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन पर जो है क्या क्या है, एडवाइजरी जारी की। ठीक है, तो यह जो अलग अलग कानूनों के तहत जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उसका विज्ञापन प्रचार और समर्थन नहीं होना चाहिए, इस पर ये बल दिया गया। ठीक है, एडवाइजरी जारी की गई। अब इसका कारण क्या था? तो बैटिंग और जो गैम्बलिंग जैसी जो अन्य जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, या उसका विज्ञापन हो रहा है सैरोगेट का, उसके बारे में मामले बढ़ रहे हैं। तो इसी के लिए जो है इसने क्या किया, ये जो एडवाइजरी जारी की। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से यूपीएससी यूपीपीसी से सवाल हर साल राज्य सूची या केंद्र सूची का विषय से जुड़ बनाता है। 2023 में जेल को पूछ दिया था और होमगार्ड के साथ पूछा था कि केंद्र सूची का या राज्य सूची का स्टेटमेंट दे करके। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जो बैटिंग और गैम्बलिंग है वो भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसके तहत स्टेट लिस्ट का एक विषय है। ठीक है, अच्छा, जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1867, उसमें क्या है कि राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में बैटिंग और गैम्बलिंग के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं। ठीक है, यह राज्य सूची का विषय भी है। और सूचना प्रसारण ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी, इसमें विज्ञापन आप जो है ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बातें हैं, आपको इस आर्टिकल में यही सब देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है FCRA, यहाँ से मेंस में भी सवाल पूछे गए हैं FCRA पे। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा है? केंद्रीय जो गृह मंत्रालय उसने एक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा कि उन एनजीओ के FCRA पंजीकरण का जो नवीकरण है उसके अनुरोध को अस्वीकार किया जाएगा या पंजीकरण को रद्द किया जाएगा। जो क्या कर रहे हैं कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस हैं उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं कि भारत विरोधी गतिविधियों में, विकास विरोधी गतिविधियों में, या दुर्भावनापूर्वक विरोध प्रदर्शन या धर्मांतरण में कर रहे हैं। तो ये बातें कही गई हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि FCRA है क्या और इसे क्यों पाया जाता है, क्या ये कहना क्या चाहता है वो समझो। बहुत सारे लोग नए होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो देखो, कोई भी आप NGO खोलते हो, NGO, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो NGO के लिए पहले क्या था कि कुछ NGOs जैसे आप सोशल वर्क के लिए खोल रहे हो या फिर आप जो है एजुकेशन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए NGO खुलते हैं। और NGO से क्या होता है, कुछ फॉरेन फंड भी आते हैं, विदेशों से भी लोग अंशदान देते हैं अपना। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस। तो उसी के लिए सरकार ने एक्ट लाया था, उसी को रेगुलेट करने के लिए FCRA, ताकि आप जिस चीज़ के लिए फ़ंड पा रहे हो क्या उसी के लिए खर्च कर रहे हो या फिर अवैध गतिविधियों को भी। क्योंकि ऐसे मामले आ रहे थे कि NGOs के माध्यम से सरकार कुछ विदेशों से जो है काला धन या फिर ऐसे जो है पैसे आ रहे हैं जो कि अवैध हैं, या फिर जो है उनको जो है अन्य चीज़ों में इस्तेमाल करके भारत विरोधी गतिविधियों के में या फिर जो है धर्मांतरण वगैरह की चीज़ों में लाया जा रहा है। FCRA एक्ट उसी के लिए, NGOs के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो ये समझो आप कि विदेशी अंशदान क्या होता है, किसी विदेशी व्यक्ति संस्था द्वारा कोई वस्तु हो, मुद्रा हो या सिक्योरिटीज़ हो, जो सिक्योरिटी उसका दान करना, ट्रांसफ़र करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सभी चीज़ें इसमें आती हैं। यही FCRA जो है इसका कार्यान्वयन, एग्जीक्यूशन कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री करती है। जो किसी भी NGO की जो पूर्व की गतिविधि रहेगी, क्या आपने किया, उसकी जांच की जाएगी। तो उसी जांच के आधार पे मंजूरी दिया जाता है कि कौन देता है मंजूरी में, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है, IB जो होता है, IB क्या करती है, इसमें सहायता करती है किसकी, होम मिनिस्ट्री की, कि इस व्यक्ति को FCRA का लाइसेंस देना है, रिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो फिर क्या करती है सरकार, इस पर जो है काम करती है। तो 2020 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, संशोधन हुआ था। तो ध्यान देना, ये चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे पूछे भी गए हैं, तो याद रखना कि जो विदेशी फंड होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि NGO की जब आप पंजीकरण कराओगे तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक पदाधिकारी कौन कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन कौन किस पद पे है, उसका आधार नंबर प्रस्तुत करना कंपलसरी किया गया है। ठीक है, तब जाकर विदेशी धन प्राप्त करने के लिए, अनुमति के लिए आप आवेदन कर सकते हो।
कौन अंशदान विदेशी रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है, ये ध्यान देना आपको कि चुनाव लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं ले सकता। न्यायाधीश या सरकारी कर्मचारी नहीं ले सकते। कोई जर्नलिस्ट या सोशल जो ये न्यूज़पेपर है या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी है वो नहीं ले सकती। विधायिका के सदस्य राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी नहीं ले सकते, और राजनीतिक प्रकृति के जो संगठन है वो भी नहीं ले सकते। जो FCRA खाता होगा वो कहाँ पे होगा, तो ध्यान देना आपको कि कोई भी विदेशी धन प्राप्त करने के लिए आपके पास एक FCRA खाता होगा। कहाँ पे होगा, स्टेट बैंक जो नई दिल्ली की मुख्य शाखा है वहाँ पे कंपलसरी सिर्फ वहीं पे एक खाता होगा, ठीक है। और इसमें इस खाते में केवल फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही, विदेशी अंशदान ही जमा किया जाएगा या प्राप्त किया जाएगा, कोई अन्य पैसा नहीं, ठीक है। और किसी यह धन किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता, किसी अन्य व्यक्ति या NGO को। इसकी पंजीकरण जो FCRA की होगी वो कितने वर्षों के लिए होगी, तो 5 वर्षों के लिए होगी। समाप्ति की तिथि 6 महीने के भीतर जो है इसके लिए फिर से रिन्यूअल के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए इस जो पैसे को कितना इस्तेमाल कर सकते हो, तो 20% ही खर्च कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के लिए। बाकी जिस उद्देश्य के लिए पैसा आया है उस उद्देश्य के लिए आपको करना है खर्च। पहले ये राशि 50% थी, अब उसको 20% कर दिया गया। और फिर आपको जो है उस जितना आपने खर्च किया तमाम उसका वार्षिक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, ठीक है, ये बात है। अब आता है डाकघर अधिनियम 2023। तो 2023 में जो डाकघर अधिनियम है वो पारित हुआ है, तो डाकघर अधिनियम 1958 जो है 98 जो है वो निरस्त हो गया, ठीक। तो ये मैंने आपको आर्टिकल वैसे भी पहले से जो है इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ाया हुआ आर्टिकल है। इसमें जो है डाक सेवाओं के जो महानिदेशक हैं उसको इंडिया पोस्ट का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान देना है आपको, इस जो डायरेक्टर होगा DG होगा उसको क्या सेवाओं के बदले शुल्क लगाना, डाक टिकटों की सप्लाई बिक्री, इन सब पर रूल बनाने की पावर होगी, ठीक है। अब अच्छा, एक पावर भी यहाँ भी दी जा रही है कि डाक द्वारा अगर कोई संदिग्ध पार्सल भेजे जा रहे हैं तो उसके रोकने की शक्तियाँ भी होंगी। किसी भी पार्सल को जब्त कर सकती है कुछ आधार पे, जैसे कौन से आधार होंगे, तो देश की सिक्योरिटी, राष्ट्र के साथ हमारा, किसी भी देश के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो, इमरजेंसी, लोक सुरक्षा, तमाम चीज़ों के लिए जो है ये आधार बनाकर किसी भी पार्सल को जब्त किया जाएगा। यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा जो बहुत ही ऑड है वो देखो कि डाकघर अपने द्वारा सेवाओं के लिए जवाबदेह नहीं होगा, प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेही नहीं होगा। अच्छा, कुछ निर्धारित जो प्रदान करने वाली जो सेवाएं उसमें डाक विभाग को जवाबदेह बनाया गया, पर यहाँ बड़ा ऑड सा चीज़ है ये कि यार डाकघर अपने द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। और ये मैंने कई बार पढ़ा है, ये गलत भी नहीं लिखा, सही लिखा है ये, ठीक है। तो अधिनियम में किसी प्रकार दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, ये एक फैक्ट है। ये देखो, भारत में पहला डाकघर कब खोला गया, 1727 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था। और डलहौजी जो था उसने क्या किया था कि डाकघरों को नेशनल इंपॉर्टेंस का एक संगठन के रूप में मान्यता दे दी थी, ठीक है, ये था। अच्छा, अब आता है इम्पॉर्टेंट जो एक यूनिट है वो ये है कि सुर्खियों में रहे इम्पॉर्टेंट संवैधानिक, वैधानिक या एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो हैं वो जो खबरों में रही हैं उसके बारे में पढ़ना। यहाँ से सवाल UPSC बनाता है, और UP-PCS में भी सवाल इससे बनते हैं। इस अदर हर स्टेट के PCS या सिविल सर्विसेज के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें सवाल इस टॉपिक से आते ही आते हैं। पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसको मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था, पर पिछले साल जिस रीज़न के लिए मैंने पढ़ाया था खबरों में वो ये रीज़न है कि 2023 में NHRC की मान्यता को जो है वो स्थगित कर दिया गया था, तो इसके लिए मैंने पढ़ाया था। लेकिन अब इस साल जो है वो सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि UN से संबंध जो गनाहरी है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट, इसने लगातार दूसरे वर्ष भी जो NHRC है उसकी मान्यता प्राप्त जो मानवाधिकार निकाय का दर्जा क्या कर दिया है वो स्थगित कर दिया है, ठीक है। दोनों बार जो है यह स्थगित किया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पिछली बार यही चीज़ था कि जब स्थगित था तो पढ़ाया था, इस बार भी वही चीज़ें हैं, ठीक। तो कारण क्या है तो वो समझो। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार जो है कर्मचारियों और नेतृत्व में जो कमी थी और जो हाशिए पे जो समूह है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाने के कारण इसको स्थगित किया गया था, ठीक है। इस बार भी जो है वो यही कारण को बता करके स्थगित किया गया है। तो मेन बात ये है कि NHRC के बारे में पहले समझते हैं, फिर NHRC के बाद गनाहरी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, GANHRI को। पहला है आर्टिकल NHRC। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। क्या है ये, तो जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, 1993, ये सब सन को भी याद रखना है आपको, ठीक है।
उसके तहत एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। 2019 में इसमें संशोधन किया गया था हाल फिलहाल में। अच्छा, करता क्या है ये? तो यह जो एक्ट है वो मानव अधिकारों के, जो व्यक्ति के जो जीवन है, स्वतंत्रता है, समानता है, गरिमा है, इन सारे जो अधिकार हैं उसको डिफाइन करता है, जिसकी गारंटी क्या करती है, हमारे संविधान में दी गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो भी संविधान हैं, जो भी रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस हैं, उसमें जो शामिल किए गए हैं, जो भारतीय न्यायालयों में इसे लागू किया जा सकता है, तो ये बात है, इसको जो है डिफाइन भी करता है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है? आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे यूपीपीसीएस में शायद इसी साल ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्वेश्चन इसी साल यूपीपीसीएस में यही लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होगी उसकी सिफारिश पे बनेगी। समिति में कौन कौन शामिल होगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होंगे, गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और राज्यसभा का सभापति नहीं, उपसभापति। बहुत सारे लोग इस साल यूपीपीसीएस के इस क्वेश्चन में गलत करके आए हैं, और ये यूपीपीसीएस का 2024 का सबसे बेस्ट फेवरेट सवाल था। बहुत सारे लोग इसमें गलती किए हैं, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आता कार्यकाल। तो जो एनएचआरसी है उसके अध्यक्ष और सदस्य क्या होते हैं? 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उस पद पर बने रहेंगे। कितने सर? 3 साल या 70 वर्ष, ठीक है। ये बात को ध्यान देना है। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, ये बात को भी आपको नोट रखना है। हटाया कैसे जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श होगा अध्यक्ष और सदस्यों दोनों को, और सिद्ध कदाचार या क्षमता होगी, उसके आधार पे राष्ट्रपति का जो आदेश होगा उसी से पद से उनको हटा दिया जाएगा। जो एनएचआरसी के पास पावर होती है किस प्रकार की? सिविल न्यायालय की सभी पावर होती हैं, ठीक है। कोई भी जो गवाह वगैरह को बुलाएगा, रिकॉर्ड की प्रतिलिपि की जांच के लिए कमीशन नियुक्त करना, साक्ष्य प्राप्त करना, तमाम चीज़ों की ये उसके पास पावर होती है। इसके कार्य क्या हैं? तो सुमोटो स्वतः संज्ञान लेता है, किसी भी पीड़ित स्वतः संज्ञान लेता है, या फिर कोई पीड़ित है उसकी याचिका पर जो उसका ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसकी जांच करेगा। न्यायालय की अनुमति से जो भी मानवाधिकार उल्लंघन होगा उसके मामले में हस्तक्षेप करेगा। जो कैदी हैं, जेल में बंद है, उनकी दशाओं का अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाएगा, दौरा करेगा, संस्था की जो बना सकता है, मतलब तमाम चीज़ें कर सकता है। इसके पास बहुत सारे राइट होते हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा, और उस मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी जो गतिविधियाँ होंगी उसके कारणों की समीक्षा करेगा, ठीक है। ये उसके पास कार्य होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में देखें तो अध्यक्ष होता है भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश। ये पहले क्या था? पहले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश था, बाद में संशोधन करके इसको सुप्रीम कोर्ट का एक जज को भी मंजूरी दे दी गई, ठीक है। 5 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश, हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का 3 सदस्य, और जिसके में एक महिला होगी, ठीक है। 7 जो होंगे वो डीम सदस्य होते हैं, जिसमें ध्यान देना है आपको, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, SC ST, बाल अधिकार संरक्षण और महिला आयोग के चेयरपर्सन इसमें शामिल होते हैं एनएचआरसी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। अब आता है जिसने जो है भारत के जो एनएचआरसी उसको निकाय को दर्जा को स्थगित किया है, तो ये संस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन गनहरी, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, ठीक है। और इसमें सदस्य भारत सहित 120 सदस्य हैं। पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में जो नेशनल ह्यूमन राइट जो बने इंस्टीट्यूशंस बने हैं उसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। ये काम करता है, इसके जो भी संस्थान होते हैं उनकी समीक्षा करता है, ठीक है। इसका काम यही है। तो इसने जो है स्थगित किया था। तो हम लोगों ने क्या देखा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से सवाल बने हुए हैं तो आपको यह याद रखना ज़रूरी होता है। CBI बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं ना, इसमें से सवाल बने हैं, और हर साल जो है इसमें से कोई ना कोई एक सवाल बन ही जाता है। तो उसको आपको जो है लक्ष्मीकांत में बेसिक आप पढ़ते ही होंगे, तो आप जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जाँच को लेकर के केंद्र के खिलाफ जो दायर पश्चिम बंगाल की याचिका थी उस पर सुनवाई की है, स्वीकार कर ली है। ध्यान देना है क्यों किया गया था। पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो CBI जांच करवाने का आरोप लगाया, किस तरह से कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही एक तरफा मामले से जांच कराने की आरोप लगाई थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल 2018 में कोई भी स्टेट के जाँच के मामले में CBI की जो जनरल कंसेंट थी कि CBI जाँच कर सकती है हमारे राज्य में, उसको वापस ले लिया था, ठीक है। क्या है ये मामला, अच्छे से समझते हैं। पहले CBI को समझ लो।
सीबीआई बहुत ज़रूरी है समझना। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। सिफारिश की थी स्थापना किसने? तो संथानम समिति। कौन सा समिति थी? संथानम समिति। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति द्वारा इसकी जो है स्थापना की सिफारिश की गई थी। मंत्रालय कौन है? तो कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत होती है। सीबीआई जो होती है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है। ध्यान देना, गैर वैधानिक है, ये वैधानिक मत लगा के चले आना। गैर वैधानिक है, गैर संवैधानिक है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित होती है। इसके पास जो एक्ट, किस एक्ट के थ्रू? दिल्ली विशेष पुलिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा 1946 के द्वारा ये गवर्न होती है। ठीक है। इसकी कार्यप्रणाली क्या है कि भारत में प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। ठीक, इंटरपोल के सदस्यों की ओर से जांच में कोऑर्डिनेशन सीबीआई ही करती है। मोटो आप जानते हो, तो ये ध्यान देना, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। अच्छा, विजन क्या है कि जो पब्लिक लाइफ है उसमें भ्रष्टाचार को रोकना वगैरह तमाम चीज़ें हैं। साइबर अपराध, हाई टेक्नोलॉजी वाले जो अपराध होते हैं वो। स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? डायरेक्टर होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर, उप महानिरीक्षक और तमाम जो रैंक होते हैं। अच्छा, अभी इसमें आता है कि इसका डायरेक्टर का जो चयन होगा वो समिति कौन होगी? तो समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता होता है, और चीफ जस्टिस या उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज शामिल होता है इसमें, जो चयन करता है सीबीआई के डायरेक्टर में। ठीक है। 2021 में संशोधन हुआ, ये भाई मैंने आपको कराया है कि 2021 में राष्ट्रपति ने सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर का कार्यकाल था उसको 2 साल से बढ़ा करके क्या कर दिया? 5 साल के बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए थे, जिसको बाद में मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, जारी किए थे। अब आता है इसमें कि सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले जो मामलों के प्रकार है वो कौन कौन से हैं? भ्रष्टाचार, आर्थिक, विशेष अपराध और सुमोटो। ठीक है, ध्यान देना, स्वतः संज्ञान। अब आता है जो जिस आधार पर पश्चिम बंगाल ने जो है ये सीबीआई के लिए राज्य सहमति की बात की थी, तो जिस पर मुकदमा दायर किया था, तो सीबीआई के लिए राज्यों की एक सहमति होती है। पहली सहमति होती है सामान्य, दूसरी विशेष। तो सामान्य में होती है कि सीबीआई को प्रत्येक या अलग अलग राज्य में अलग अलग मामले की जांच के लिए हर बार क्या होता है कि नई सहमति लेने की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 कहती है कि राज्य सरकार को सीबीआई अधिकारी को सहमति देने या न देने का अधिकार होता है। ठीक है। विशेष क्या है? तो विशेष कि सीबीआई को प्रत्येक मामले से पहले राज्य सरकार के पास जांच करने के लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार अगर अनुरोध स्वीकार करती है तो फिर आप जांच कर सकते हो, अस्वीकार करेगी तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे हैं। तो अब आता है कि इसी के मामले पे जो है मुकदमा किया पश्चिम बंगाल सरकार ने कि जो है हमारी पूर्व सहमति के बिना ही एक तरफा जाँच करा रही है, जो है कौन? केंद्र सरकार। ठीक, तो यह मुकदमा किस आर्टिकल के तहत किया? तो आर्टिकल 131 के तहत किया। ठीक है, 131 के पास क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो इस पर निर्णय लेने का क्या है? मूल अधिकार है। ये ध्यान देना, मूल अधिकार है। आर्टिकल 131 के तहत ये मुकदमा हुआ है। ठीक, अब पश्चिम बंगाल का तर्क है कि राज्य की पूर्व सहमति के बिना अगर कोई एक तरफा जांच सीबीआई से करवा रही है केंद्र, तो यह संविधान का अतिक्रमण है और संघवाद का उल्लंघन है। ठीक है, ये बातें हैं। फ्रेंड्स, एक इशू ये आया है कि मैं बीच में थोड़ा सा पॉज करके पानी पीने चला गया था। अब मैं खुद ही भूल गया हूँ कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, तो फिर ठीक है, मैं एक बार रिवीजन पूरा करा देता हूँ। ये जो पूरा आप इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है उसको क्या कि कुछ छूटे ना। ठीक है, मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ तक उसको पॉज करके गया था और फिर बीच में कट भी गया था ये। ठीक है, तो करा देता हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो गनाहरी ने क्या किया है? दूसरे वर्ष भी इसका जो मानवाधिकार निकाय का दर्जा है उसको स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो एनएचआरसी के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, इसका मुख्यालय। अब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अगर आपने इसको पढ़ा थोड़ा सा आगे आप जो है बढ़ा सकते हो। मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ तक इसको जो है पॉज करके कहाँ से मैंने रोक कर गया था। ठीक है, तो एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। एक सांविधिक निकाय है, किस एक्ट के थ्रू? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के थ्रू। ठीक है, ये जो मानवाधिकार अधिनियम 1993 एक एक्ट आया था, सांविधिक निकाय है, और इसका 2019 में संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें इसकी स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले जब एक्ट आया था इसमें संशोधन 2019 में नहीं हुआ था, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस जो होते थे वही उसका अध्यक्ष बन सकते थे। 2019 में संशोधन जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो भी इसमें सदस्य बन सकता है। 5 जो इसमें पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
के जज होंगे, मतलब या सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस होंगे या फिर जो होंगे सेवारत होंगे, कोई हो सकता है। 3 सदस्य और भी होते हैं, जो इसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य होगी, और 7 जो होंगे वो डीम्ड सदस्य होते हैं। डीम्ड सदस्य का मतलब होता है इसमें कि जो भी आपके आयोग हैं, जैसे महिला आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, SC ST, बाल अधिकार, इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अब आता है करता क्या है, तो ये ध्यान दो। किसी भी अब जब जाहिर सी बात है, जब ह्यूमन राइट कमीशन है तो व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण की बात करेगा। ठीक है, इसकी जो इसे न्यायालय में इसकी लागू कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गारंटी लागू की गई हैं, जो भारत में लॉ बनाए गए हैं भारत व्यक्तियों के गरिमा और उसके अधिकारों के लिए, उन सारी चीज़ों का ये संरक्षण करता है। ठीक है, नियुक्ति कैसे होती है, तो जो आयोग का अध्यक्ष होगा, सदस्यों की नियुक्ति होगी, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा PM की अध्यक्षता वाली जो समिति होगी उसकी सिफारिश पे होती है। अब यूपी पीसीएस में यही सवाल बना, क्या बना कि की जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके सदस्यों की नियुक्ति जो है वो उसकी समिति में कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। यहाँ ही सब लोग, बहुत सारे लोग गलत करके आ गए थे। ये राज्यसभा का उपसभापति जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं था, और ये ऑप्शंस में देखकर उन लोगों ने गलत कर दिया। सभापति नहीं बल्कि उपसभापति होता है। कार्यकाल कितना होता है, 3 साल से लेकर के 70 वर्ष तक की आयु तक के होते हैं। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के आदेश पर इन्हें पद से हटाया जाएगा, लेकिन किस तरह से, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद जो सिद्ध कदाचार सिद्ध होना चाहिए और अक्षमता, इसी बेसिस पे राष्ट्रपति का आदेश होगा और वो हटा जा सकते हैं। इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं सिविल कोर्ट की। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, ये आपको मैंने बताया ही था कि जो है मानवाधिकारों को उल्लंघन की जाँच करते हैं। न्यायालय में लंबित जो होंगे मामले उसमें हस्तक्षेप करेंगे। कैदियों जो जेल में बंद है उसके लिए जो है जेल का दौरा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक, आतंकवाद के कारणों की समीक्षा करते हैं और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून और प्रोसेस का समीक्षा करते हैं। इसके कार्य होते हैं। अब आता है CBI बहुत ज़रूरी है। ये शायद मैंने यहीं से इसको रोका हुआ है, मुझे याद भी नहीं है, तो मैं एक बार आपको जो है फिर से करा दे रहा हूँ। सुर्खियों में क्यों रहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाँच जो है एक स्वीकार कर ली गई। कौन सी जाँच थी, तो वेस्ट बंगाल बनाम केंद्र की। क्या बोला गया, वेस्ट बंगाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हमारी सहमति के बिना ही जबरन जो है CBI से जांच कराया गया है। इससे क्या हुआ है कि हमारे राज्य में संविधान का अतिक्रमण हुआ, मतलब ये देश में संविधान का अतिक्रमण है और संघवाद का उल्लंघन है। इसी के बेसिस पर जो है पश्चिम बंगाल ने आर्टिकल 131 के तहत मुकदमा कर दिया। आर्टिकल 131 क्या कहता है ये समझो आप। आर्टिकल 131 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस पर डिसीजन देने का क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। ध्यान देना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस है, तो ध्यान देना है को मूल अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसीलिए जो है पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वेस्ट बंगाल और जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, हाई कोर्ट के पास नहीं गई। ठीक है, तो ये बात आती है कि अब ये कि जनरल कंसेंट क्या है, सहमति क्या है CBI को जांच करने से पहले, वो चीज़ समझते हैं। तो CBI की स्थापना कब हुई थी, 1963 में हुई थी। किस समिति के सिफारिश पे हुई थी, तो भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति थी, उसने सिफारिश की थी। किसके अंतर्गत काम आता है, किसके अंतर्गत कार्य करता है ये, तो गलती से भी आप गृह मंत्रालय मत लगा के चले आना। यह जो है कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है, इसके पास कोई एक्ट नहीं है, किसी भी जो है कानून के द्वारा ये बनाई गई संस्था नहीं है। ऐसे में ये गैर वैधानिक है, गैर संवैधानिक है। ध्यान देना, यहाँ वैधानिक आ जाएगा तो गलत मत लगा देना, आपको यहाँ पे नोट करना है गैर वैधानिक, गैर संवैधानिक। क्यों गैर वैधानिक है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये संस्थित होती है। भारत में क्या है, मुख्य जांच पुलिस एजेंसी है। इंटरपोल में अगर कोई जांच होगी तो इंटरपोल में सदस्यों की ओर से जांच में भारत की ओर से ये कोऑर्डिनेशन CBI ही करती है। ठीक है, इसका जो है मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। इसको छोड़ो। विजन क्या है कि जो पब्लिक लाइफ है उसमें भ्रष्टाचार को रोकना है। इसका स्ट्रक्चर देखो आप। इसमें क्या होता है, डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, उपमहानिरीक्षक और अन्य जो होते हैं सामान्य रैंक के पुलिसकर्मी होते हैं। अब आता है CBI की जो डायरेक्टर है उसका चयन करने वाली समिति में कौन कौन होता है, तो PM होते हैं। ठीक है, PM होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, और भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का कोई नामित जज होगा वो सदस्य होगा। 3 सदस्य होते हैं जो डायरेक्टर का चयन करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति ने 2021 में अध्यादेश जारी किए थे 2। कौन कौन सा, CBI और ED के जो डायरेक्टर से कार्यकाल 2 साल से बढ़ा करके 5 साल के लिए। ठीक है,
अब आता है कि सीबीआई के लिए क्या है राज्य की सहमति। तो सीबीआई को राज्य से जांच करने के लिए भारत के अनेक राज्यों में सहमति की आवश्यकता होती है। ये सहमतियां दो प्रकार की होती हैं, एक है सामान्य, दूसरी है विशेष। सामान्य सहमतियों में बार बार उसको सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य मामलों में सीबीआई के पास जो है एक बार सहमति राज्य ने दी है तो वो बार बार जाकर वो ऑटोमेटिक जाएगी, जांच करेगी, ठीक है। और ये जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सहमति देने का अधिकार दिया गया है राज्यों को। अच्छा, एक कुछ विशेष होता है, विशेष सहमति। उसमें प्रत्येक मामलों में जांच से पहले जो सीबीआई होगी वो राज्य सरकार के पास क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी, ठीक है। अगर एप्लीकेशन स्वीकृत होती है तो सीबीआई जांच करेगी राज्य सरकार में, नहीं तो उस स्टेट में सीबीआई जांच नहीं कर सकती। वेस्ट बंगाल ने इसी बेसिस पे जो है ये क्या किया है कि जो है केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा फाइल किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए रजिस्टर भी कर लिया है। आर्टिकल 131 के तहत मूल अधिकार है, ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। अब आता है लोकपाल। इम्पॉर्टेंट है ये कि भारत के लोकपाल ने जो वैधानिक कार्य है उसका निर्वहन करने के लिए धारा 11 के तहत एक इंक्वायरी विंग बनाया है। इंक्वायरी विंग कौन सा धारा, तो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2013 में जो बनी थी अधिनियम, उसके थ्रू। तो समझते हैं हम लोग कि लोकपाल क्या है, कैसे काम करता है, शक्तियाँ क्या हैं, और ये जो विंग बनाया है वो क्या है, ठीक है। तो लोकपाल के बारे में समझो। लोकपाल क्या है, एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, भ्रष्टाचार को रोकती है। किससे रोकती है, तो जो लोक सेवक हैं पब्लिक लाइफ में, उनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करेगी, मुकदमा चलाती है। और किस एक्ट के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो ये वो एक्ट है लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013, ठीक है। जो प्रथम एआरसी था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुधार आयोग था जो, ठीक है, रिफॉर्म कमीशन था, दूसरा भी था, दोनों ने मिलकर के लोकपाल की संस्था की सिफारिश की थी कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाए, ठीक है। राज्य में, ये तो केंद्र की बात हुई, राज्य में क्या होता है, लोकायुक्त होता है। इसका स्ट्रक्चर सभी राज्यों में अलग अलग होता है, सेम नहीं है, ठीक। तो जो राज्य में लोकायुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन कौन उसमें होता है, तो जो उसमें राज्य का जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा और राज्य विधानमंडल में विपक्ष के नेता होंगे, उन दोनों के मिलकर परामर्श से जो होता है राज्यपाल नियुक्ति करता है। हालांकि जो केंद्र में लोकपाल है उसका स्ट्रक्चर देखा जाए उसमें क्या है, एक अध्यक्ष है और 8 सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए, 9। अध्यक्ष क्या होंगे, वर्तमान या भूतपूर्व हमारे सीजीआई होने चाहिए, ठीक। अच्छा, जो ये अभी एक ध्यान दो, और जो सदस्य होते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट का या वर्तमान कोई भूतपूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। यानी 50% जो सदस्य होंगे 9 में से वो क्या होंगे, पृष्ठभूमि जो न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। जो पिनाकी चंद्र घोष थे ना, वो भारत के प्रथम लोकपाल थे, ये फैक्ट है। वर्तमान में कौन है, AM खानविलकर है, ठीक। अब आता है लोकपाल के जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो चयन समिति करती है, उसके बाद वो, ठीक है, नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशें होती हैं, उसके बाद होती है। क्या उसका पदभार, क्या कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की जो आयु हो, ठीक है, 2 भी पहले होगा वहाँ पे। पुनर्नियुक्ति के ये पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं अगर वो रिटायर होते हैं तो लोकपाल के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति उनकी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई सदस्य हो लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होता है, पुनर्नियुक्ति, अगर सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ हो तो वो अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। ये बातें, तो लोकपाल की जो चयन समिति होगी उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि NHRC में पूछा था और लोगों ने गलत कर दिया सवाल को, उसी तरह से लोकपाल की चयन समिति में भी जो है सवाल पूछेगा और लोग गलत कर देंगे। तो ध्यान देना है इसमें चयन समिति के स्ट्रक्चर में PM अध्यक्ष होते हैं, लोकपाल का अध्यक्ष जो होगा उसका मेंबर होगा, विपक्ष का नेता जो होगा लोकसभा में वो भी उसका मेंबर होगा, सुप्रीम कोर्ट ये का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश होगा वो क्या होगा, मेंबर होगा। और यहाँ क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा एक जो है प्रख्यात विधिवेत्ता वो भी एक मेंबर होगा। तो ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक। विधिवेत्ता मतलब लॉ का, कानून का जानकार हो। इसके 2 विंग होते हैं, जिसकी जो है इंक्वायरी विंग जो स्थापना की है ना, वो जो न्यूज में था, ये 2 विंग है। विंग क्या है कि उद्देश्य इसका विंग का हो कि कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी जो भ्रष्टाचार की जांच की जो है वो शुरू करना, ठीक है। जो क्या है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय है, ठीक। इंक्वायरी विंग यही काम करती है। 60 दिनों के भीतर क्या करती है, लोकपाल को रिपोर्ट देती है। जांच डायरेक्टर के दस्ता में काम करती है, इसमें SP होते हैं, 3 पुलिस SP होते हैं, वो काम करते हैं, सहायता देते हैं। इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं इंक्वायरी विंग के पास। दूसरा होता है अभियोजन विंग। अभियोजन विंग क्या करता है, इसका एक अध्यक्ष होता है, डायरेक्टर होता है, अभियोजन डायरेक्टर इसको बोलते हैं।
ये क्या करता है कि लोक सेवकों के खिलाफ जो होगा वो जो जांच रिपोर्ट आई रहेगी उसी के आधार पर विशेष न्यायालय में मामला दायर करेगा, ठीक है, और उस पर लोक सेवकों पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाता है। किस एक्ट के थ्रू? भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब आता है लोकपाल के पावर क्या है। तो लोकपाल के पास जो होता है द्वारा सीबीआई सहित किसी भी जो जांच एजेंसी के लिए मामला ट्रांसफर किया गया हो जांच के लिए, उस एजेंसी पर निगरानी रखेगा, ठीक है। अब आता है किसी भी दस्तावेज रिकॉर्ड की तैयारी या उसका दायित्व करने वाले कोई भी लोक सेवक होगा उसको डायरेक्शन देगा कि कैसे जांच करनी है, दस्तावेज की सुरक्षा कितनी कैसे करनी है, पब्लिक होने से नहीं रोकना है उसको, ठीक, कैसे रोका जाएगा, इन सभी चीज़ों के लिए डायरेक्शंस देगा। अच्छा, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो है उसके पास क्या है कि इनिशियल जांच शुरू करना हो या उसके अन्वेषण करना हो, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, एक अपीली प्राधिकरण के रूप में भी काम करता है, अपीलेट प्राधिकरण के रूप में। कैसे? प्राधिकरण क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स के रूप में कैसे कार्य करता है? तो वैसे मामले जहाँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले हों, वहाँ लोकपाल जो होगा किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा जो शिकायत निवारण हो रहा है तो उसके खिलाफ अपील करेंगे आप, तो जो ये अपील होगा अंतिम अपीली प्राधिकरण के रूप में कौन होगा? लोकपाल होगा। ये पॉइंट को भी आपको नोट करना है, ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया है, ठीक है। अब आता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के पास लोकपाल का अधिकार कौन कौन सा है। तो ध्यान दो, पीएम होगा, कोई मंत्री हो, कोई सदस्य हो संसद का, ग्रुप ABCD के अधिकारी केंद्र सरकार के हों, कोई भी बोर्ड हो, निगम हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, ऑटोनॉमस बॉडी हो, उसके अध्यक्ष सदस्य जो भी होंगे, अधिकारी डायरेक्टर वगैरह सब आएंगे। और यहाँ ध्यान देना, अभी आपको मैंने FCR एक्ट पढ़ाया था जिसमें कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट, निकाय या 10 लाख से अधिक का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा हो, कोई भी संस्था हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, निकाय हो, NGO हो, 10 लाख से अधिक का जो अगर FCRA ले रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, वही तो एक्ट नहीं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो वो जो होगा वो लोकपाल के दायरे में आएगा, ठीक है। ये बातें हैं। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो खबरों में रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सवाल बने हैं, और यहाँ से सवाल जब बने हैं तो आपको जानना जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वास्तव में सच में इंपॉर्टेंट है। तो NCBC जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो OBC की सूची की रिव्यू कर रहा है, ठीक है, राज्य की OBC जो सूची उसकी समीक्षा कर रहा है। तो NCBC के बारे में जानते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो निकाय है एक तरह से, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 1918 के तहत आर्टिकल 338B के तहत जो इसका गठन हुआ है, 338B के तहत कहा गया है कि केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए कंपलसरी है कि जो OBC के अधिकार हैं उसको प्रभावी करने वाले जो भी नीतिगत मामले हैं उस पर NCBC से परामर्श करें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। सेवा शर्तें और सर्विस रूल्स कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सिविल कोर्ट की सभी पावर होती हैं। पिछड़े वर्गों के लिए जांच वगैरह करता है, शिकायतों की प्रगति की मूल्यांकन करता है, रिपोर्ट वगैरह राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो ये इसका NCBC है, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस NCSC, ठीक है। तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की तरह जांच करने या कोई निर्देश देने का अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ये पूरा अपने आप में स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है, अपने आप में एक स्टेटमेंट बन सकता है। इसलिए ध्यान देना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो NCSC है उसको सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट की तरह जांच करना या डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 338 के थ्रू। स्ट्रक्चर क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे, यानी टोटल कितना हो गए? 5 होंगे, ठीक है। कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और 2 कार्यकाल से अधिक नियुक्ति नहीं उनको मिल सकती, ध्यान देना, ठीक है। कार्य क्या है कि SC जांची है उनके लिए संवैधानिक और अन्य जो सुरक्षा कानूनों से मामलों की जांच करता है, निगरानी करता है, और जो भी अधिकार होंगे सुरक्षा उपाय होंगे उनसे जो है शिकायतों की जांच करेगा। अब आता है UPSC। हाल ही में UPSC के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के समाप्त होने से 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया। तो न्यूज में था ये। तो UPSC के बारे में आप जान ही लो जिसकी एग्जाम देने जा रहे हो। तो आर्टिकल 315 में ये उल्लेख किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। आर्टिकल 315 में भी स्टेट के लिए भी है, ठीक है। अब आता है इसमें UPSC के अध्यक्ष के बारे में। तो आर्टिकल 316, ये ध्यान दो, आर्टिकल 316,
नियुक्ति कौन करेगा? यूपीएससी का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल क्या होता है? तो 6 या 65 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत कर दोगे आप लोग, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है, 5 साल मत लगा देना। पात्रता क्या होगी? तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्य का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, ये पात्रता है। अब सेवा जब जो रिटायर हो जाएंगे तो भारत सरकार या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। कैसे पद से हटाया जाएगा? तो निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति उसको हटाएगा यदि दिवालिया हो गया हो या अपने कार्यकाल के दौरान जो पद है उसके कर्तव्यों या किसी अन्य रोजगार में लगा हो या मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो पद पर बने रहने के लिए अक्षम हो, विकृतियां हो, तो हटा जा सकता है। अब आता है राज्य वित्त आयोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केरल में राज्य मंत्रिमंडल ने 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपको कमेंट करना है कि यूपी में कौन से वित्त आयोग के गठन हाल फिलहाल में किया गया था। हाल फिलहाल नहीं, मतलब पिछले जो वित्त आयोग का गठन किया गया राज्य वित्त आयोग का, तो उसका नंबर क्या है, कौन से 9वें नंबर का, ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे केरल ने तो 7वें किया, तो यूपी ने कौन सा किया था पिछली बार जब भी किया हो। तो उसी तरह से बिहार वाले बीपीएससी वाले भी अपने राज्य का देख लेंगे, तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में समझते हैं। इसका आर्टिकल क्या है? 243 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसको जो है 73वें संविधान में संशोधन में जोड़ा गया था। करेगा क्या कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस की रिव्यू करेगा और सिफारिश करेगा। कौन सी? तो राज्य की जो नेट जो कर आय है उसका राज्य और पंचायतों उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा हो, ये कौन करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा सिफारिश। जो पंचायतों को टैक्स सौंपे जा रहे हैं, शुल्क है, टोल है, उसका निर्धारण कैसा हो, और राज्य की संचित निधि से किस तरह से पंचायतों को जो है वो सहायता, जो ग्रांट है, अनुदान है, वो कैसे दी जाए, ठीक है, वो चीज़ को इसमें ये क्या करता है, इसका सिफारिश करता है। 243 वाई में प्रावधान भी किया गया है कि राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? नगर पालिकाओं के लिए भी इसी तरह की सिफारिशें करेगा जो कि शहरी निकाय है, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान देना। अब आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सीबीसी न्यूज में क्यों रहा कि हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जो मंत्रालय, विभाग और विभिन्न जो सार्वजनिक अधिकारी है उसके खिलाफ कौन कौन सी जांच प्राप्त, मतलब जांच के लिए जो रिपोर्ट आई थी, निपटाई गई थी, सभी जानकारियों को उसने प्रस्तुत किया है। तो सीबीसी के बारे में जानते हैं। एक सांविधिक निकाय है। 2003 में सीबीसी एक्ट के तहत इसकी जो है बनाई गई थी, उत्पत्ति हुई थी। स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है, ध्यान देना। सीबीसी एक्ट के तहत एक सांविधिक निकाय बना दिया गया था, लेकिन स्थापना 1964 में हुई थी। किसकी समिति पर? तो भ्रष्टाचार निवारण पर के संथानम की समिति पर इसका जो है एक संकल्प ले लिया गया था। बाद में इसको सांविधिक निकाय बना दिया गया, ठीक है, लेकिन सीबीआई को सांविधिक निकाय नहीं बनाया गया, ठीक है, ध्यान देना। दोनों की समिति जो है इसी समिति की सिफारिश पर दोनों की स्थापना हुई थी। अच्छा, ध्यान देना, 1998 में केंद्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से एक वैधानिक दर्जा भी दिया था। अब आता है कि 3 सदस्यीय निकाय, इसमें 3 सदस्यीय निकाय होते हैं। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक। नियुक्ति कौन करता है? तो जो इसकी एक समिति होगी उच्च अधिकार प्राप्त वाली, उसको उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। इस समिति में कौन कौन होता है? जो उच्च अधिकार वाली होती है, तो उसमें पीएम होता है, जो होता है अध्यक्ष। दूसरा गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर, और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। भूमिका और कार्य क्या है? तो केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और संगठनों में सतर्कता के प्रशासन की निगरानी करता है, ठीक है। जो लोकपाल द्वारा शिकायतें भेजी जाती है उसकी जांच करता है। सीबीआई के कामकाज की देखरेख करता है भ्रष्टाचार संबंधी में, ठीक है। तो ये सीबीसी का काम है। अब आता है लॉ कमीशन। ये वाला लास्ट वाला ध्यान देना। भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी अपराध होंगे उसकी जांच में सीबीआई के कामकाज की देखरेख करता है। ये पॉइंट अगर आप कोई स्टेटमेंट में लिखेगा तो आप गलत कर दोगे कि देखरेख करने वाला सीबीसी कौन होता है, ठीक है। हो सकता है लोकपाल देखता हो, लोकपाल तो देखता ही है, बट ये भी देखता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉ कमीशंस। तो राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। इसको मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपका ये घटना चक्र की दृष्टि की मैगजीन थी, उसमें मैंने कराया था, ठीक है। 3 साल के लिए इसका गठन किया गया, 2027 तक कार्यकाल होगा, ठीक। तो सौंपे गए कार्य क्या है कि विधिक व्यवस्था के लिए बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों को समीक्षा करना है। इसमें एक पूर्णकालीन सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, और अतिरिक्त जो है एक सदस्य शामिल होंगे जो कि उसमें कार्य करेंगे, ठीक है। तो विधि आयोग के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो विधि आयोग का एक गठन जो है 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू जो है इसके गठित किया गया था,
प्रकार क्या है, एक गैर सांविधिक निकाय होता है, विधि न्याय मंत्रालय की नोटिफिकेशन द्वारा गठित होता है। ठीक है, ध्यान देना आपको। करता क्या है, समाज में जस्टिस को सिक्योर करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को तहत जो है गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, सुशासन को, ये कानूनों में सुधार की सिफारिश करता है। ठीक है, ये बातें हैं इसके पास। अब आता है नीति आयोग। नीति आयोग ने अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प लिया था और संकल्प के थ्रू, जो संकल्प इन द सेंस की एक जो है रेजोल्यूशंस के थ्रू इसको जो है बनाया था, योजना आयोग के तहत जो है जगह पे इसको बनाया गया। ठीक, तो ये ध्यान देना आपको। भारत, इसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का जो है प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें, तो गवर्निंग काउंसिल में बहुत सारे जो है शामिल होते हैं लोग। प्रधानमंत्री होता है, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे यूटी के, अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। नीति आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष होता है, पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और अनेक जो आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य में कौन कौन होता है, जो पदेन सदस्य दे रहा है इसमें, तो पदेन सदस्य में मंत्री परिषद जो होगा केंद्र वाली, उसमें 4 सदस्य होंगे। ठीक है, 4 मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाएगा। और विशेष जो आमंत्रित सदस्य होंगे उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्पेशल चीज़ों के जो है जो किसी विषय का जानकार होंगे, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरी जो स्ट्रक्चर में उसकी रीजनल काउंसिल होती है। पहला गवर्निंग काउंसिल, दूसरा होगी रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल काम क्या होता है कि एक या अधिक राज्य में किसी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली जो समस्याएं होंगी, जो विशिष्ट आपात स्थितियाँ होंगी, आकस्मिकताएं होंगी, उसका समाधान करेगा। फिर तीसरा होता है उसका CEO, सचिव रैंक का अधिकारी को PM द्वारा नियुक्त किया जाता है CO के रूप में। ठीक है, निश्चित कार्यकाल के तौर पे इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक, कार्य क्या है, तो देश में जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको अपनाना, उसे कैसे हासिल करना है, उन सारी चीज़ों की निगरानी करेगा। और साथ साथ जो स्टेट है और UT है, स्टेट और जो सेंट्रल है यूटीज़ हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धात्मकता और सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। कौन कौन सी, SDG इंडिया इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको हम लोग पढ़ते हैं, साथी रिपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तैयारी सूचकांक, ये सारे सूचकांक जो होते हैं वो कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, रिपोर्ट्स। अब आता है लास्ट वाला, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका मुख्यालय बर्न में है। बर्न की संधि द्वारा 1874 में इसका गठन किया गया था। UN की विशेष एजेंसी है। भारत जो है इसमें इसका जो है सदस्य है। और प्रतिवर्ष जो है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं हम लोग। तो बस इतना ही है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, सवाल इससे नहीं पूछेगा। तो आज हम लोगों ने जो है 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है बस एक जो यूनिट बचा है वो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। तो ये कल की क्लास में बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी, मुश्किल से आधे घंटे की, और इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 11 आर्टिकल्स इसमें हैं, तो आधे घंटे में कंप्लीट मैं कर दूंगा। इसके बाद PT 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल आसान सहज भाषा में, और लगभग मैंने लाइन बाय लाइन कराया है, कुछ भी छोड़ा है इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।